वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा हमारा वो 18 सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें हम मैथ्स के पोर्शन को कवर करेंगे। तो इस तरह से आपका मैथ्स का पेपर आया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 31 नंबर पे। क्लास फोर्थ के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होगा? तो अगर आपको दिखाना है बच्चों को कि दो संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो संख्या हमेशा बड़ी आएगी। इसे जो है इस कथन को जो है आपको दिखाना है कि यह कथन जो है हमेशा सत्य नहीं होता है। हर कंडीशन में ये जो है अप्लाई नहीं होता है। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि एक पूर्ण संख्या तथा एक भिन्न के गुणन की कलन विधि विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, या किसी संख्याओं के बराबर योग को प्रदर्शित करेंगे, या फिर सी ऑप्शन आ जाता है कि दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करेंगे, या डी ऑप्शन यहाँ पे है कि ग्रिड पेपर यानी कि यहाँ पे आप जो है वो ग्राफ पेपर के द्वारा दिखाएंगे कि दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित कर कर। तो जब दशमलव के दो संख्याओं का गुणन करके दिखाते हैं ग्रिड पेपर पर, ग्राफ पेपर पर, उससे जो है इस कंडीशन को फुलफिल किया जा सकता है कि हमेशा दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो संख्या से बड़ा नहीं होगा। इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माप आप पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को जो है प्रमाणिक मापों का उपयोग करके दिखाएं, उसके बाद अप्रमाणिक मापों के बारे में बताएं। तो जैसे कि लीटर है, किलोग्राम है, मीटर है, इन सारी चीज़ों को मेजरमेंट जिसमें किया जा सकता है वो सारी चीज़ें बताएं। फिर अप्रमाणिक जो माप है उनको जो है बच्चों को बताना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि वास्तविक जिंदगी में गणित का संदर्भ बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप क्षेत्रीय भ्रमण पर बच्चों को ले जा सकते हैं कि मैथ्स कैसे जो है रियल लाइफ से कनेक्ट है। सर्वेक्षण सर्वे करा सकते हैं, परियोजना बना सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 34 नंबर पे कि गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाना चाहिए? तो गणित की कक्षा में जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनको टेलर का गिन तारा देना चाहिए, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कराना चाहिए जिससे कि बच्चे सुन सकें उन चीज़ों को, या फिर जो है टच करके पढ़ सकें, फील करके पढ़ सके। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे आ जाता है संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से लेकर 9 वर्ष तक की होती है, उनके लिए किस सामुच्य में प्रवणता है? तो यहाँ पर बच्चे पंक्तिबद्ध कर लेते हैं, संख्याओं को वर्गीकृत कर लेंगे और प्रतिवर्त्य कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 गुण बच्चों में आ जाते हैं 8 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे क्लास फर्स्ट के शिक्षक ने अपने एक शिक्षार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबर, शार्पनर आदि थे। और इसमें जो है विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू कर दी। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। यहाँ पर आपके विचार में विद्यार्थी को गणना करने के किस सिद्धांत या सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो यहाँ पर जो बच्चा है उसको अमूर्तन और असंगत क्रम के सिद्धांत में कठिनाई आ रही है, क्योंकि बच्चा जो है अमूर्त चीज़ें, मतलब जिनको देख नहीं पाता है, उनको जो है उस क्रम को नहीं समझ पा रहा है, और जो कोरिलेट नहीं हो रही हैं उनको जो है समझ नहीं पा रहा है। तो ये अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत है यहाँ पर, जिसमें बच्चे को कठिनाई आती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर पे आ जाता है क्लास सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई
लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने इसको 34 के स्थान पर 43 लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगे? तो इससे आप बच्चों को कैसे अंडरस्टैंड कराएंगे कि 4 इकाई और 3 दहाई का क्या अर्थ होता है? तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन था, यहाँ पे इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, जिसमें 3 को दहाई का जो है प्लेस दिया गया था, लेकिन बच्चों ने इसको इस तरह से लिखा है, 3 को इकाई का अंक दे दिया है। तो इसे समझाने के लिए आप जो है बच्चों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि ये ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, जो कि सही हो जाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही हो जाता है। प्रतिचित्रण एक का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। आकृतियों के आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं होता है? प्रतिरूप का यानी कि पैटर्न्स का, या फिर कोड का, सममिति का, या चौपट का? तो यहाँ पर पैटर्न्स का काम होता है, सममिति का काम होता है, चौपट का काम होता है, लेकिन कोड का जो है काम प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, गणित खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं। गणितीय खेल और पहेलियाँ जो है किसमें मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि गणितीय खेल जो होते हैं और जब पहेलियाँ होती हैं, इनसे बच्चों में जो है सकारात्मक अभिवृत्ति आती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करना चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाता है कि खेल और पहेलियों के द्वारा बच्चे मैथ्स को जो है रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं और आनंददायी जो है होता है ये। तो खेल खेल में बच्चे जो है सीखते भी हैं और इसके साथ साथ ही बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, यानी कि उनकी समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु क्लास 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, और शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान होता है? तो जब बताया गया कि आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है यहाँ पर, तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पर ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाएगा, जिससे बच्चे को ये समझाया जाएगा। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ से है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित का ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि गणित में उच्चतर तथा अमूर्त पढ़ाई कराई जाए प्राथमिक स्तर पर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जबकि बी ऑप्शन है यहाँ पर कि गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव से जोड़ना चाहिए, जो कि करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि समस्या समाधान में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। और तर्क संगत विचार को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गणित के लिए इनकरेक्ट जो है वो ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपको संख्या दी गई है 29503 में 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और 32071 में 7 का अंकित मान बताना है, इसका अंतर बताना है आपको। तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू का मतलब हो जाता है जिस नंबर पे वो जो है पोजीशन पे वो संख्या होती है, उससे पहले के जितने नंबर होंगे उसमें आप 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में है, 2 0 इसमें से आप लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 500 इसकी जो है प्लेस वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद फेस वैल्यू क्या होगी 7 की, तो वो संख्या स्वयं जो है उसकी फेस वैल्यू होती है, 7 यहाँ पे हो जाएगा। इनको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 493, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 30028 में
28 इकाई 28,000 प्लस डैश दहाई। तो यहाँ पे क्या प्लस करना है, इसमें आप इक्वेशन बताते हैं इस तरह से, डैश की जगह पे x रख देते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो 10x इक्वल टू 2000 आता है, उसमें x इक्वल टू 2000/10 आ जाएगा, जिससे x की वैल्यू 200 आ जाती है। तो 200 दहाई यहाँ पे होगा, ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जब नंबर दिया गया है यहाँ पे आपको 80808 को 108 से भाग दिया जाता है तो इसका शेषफल जो बचता है, और 90909 को 109 से भाग दिया जाता है, तो इन दोनों के शेषफल को भाग देने से प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। इन दोनों के शेषफल से जब भाग दिया जाता है तो उसमें भागफल क्या प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले इन एक एक नंबर को जो है आप भाग देंगे, तो इसमें से जब भाग दिया जाता है 108 को इस नंबर से, तो यहाँ पर 24 जो है इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल होता है। 109 को जब दिया जाता है तो यहाँ पर 3 जो है शेषफल होता है, तो 24 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 यहाँ पे भागफल बच जाएगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको इक्वेशन में, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे डैश डैश की जगह पे एक्स रखिएगा, और ये जो नंबर्स हैं वो आपके यहाँ पे डिवाइड में चले आएंगे, तो 106 इंटू 28 अपॉन 63 इंटू 4, तो इससे आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 67, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, 200 और 400 के बीच 30, 45, 60 का सबसे छोटा सरगुणज, और इसको भाग देना है 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सरगुणज बराबर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 30, 45 और 60 का, जिसमें आप एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आ जाती है इक्वेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके फैक्टर्स हैं, और 180 इनका जो है मान आ जाता है, जो कि आपकी जो संख्या बताई गई थी 200 और 400 के बीच में नहीं है। तो इसको 200 और 400 के बीच में लाने के लिए हम इसमें इंटू कर देंगे 2 का, जब इंटू कर देते हैं तो ये वैल्यू 360 बन जाएगी, जो कि 200 और 400 के बीच की वैल्यू आ जाती है ये। फिर उसके बाद हम 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सरगुणज निकालेंगे, तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुणे 5, 24 के फैक्टर होते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 45 के फैक्टर होते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर 3 सब में फैक्टर जो है कॉमन होता है। जो सबसे बड़ा सरगुणज गुणनखंड पूछा जाता है, इसका मतलब हो जाता है एचसीएफ से। एचसीएफ का मतलब है कि हायर जो है वैल्यू होती है ये, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है और वही सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 3 जो है सबसे बड़ा सरगुणज होगा। और सबसे पहले वैल्यू इसमें क्या निकली थी, 360 जो है बीच में सरगुणज था 200 और 400 के बीच का, तो 360 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 120 आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, जो आपसे पूछी गई थी गुणनखंड को बराबर करने में। तो यहाँ पे 120 जो है आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से x इक्वल टू 100 के आधे से ये छोटी है तो 100/2 कर देंगे, और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है, तो ये आप देखिए 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, यानी कि 40 और 50 के बीच में आती है। इस तरह से आप इक्वेशन बना लेंगे दो। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है, इस तरह से इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है यदि संख्या में अंकों का योग 7 है। 7 यहाँ पे संख्या के अंकों का योग है, तो अंकों का गुणनफल आपको बताना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे माना कि इकाई का अंक p है, p जब मानेंगे तो दहाई का अंक जो है ज़्यादा है, +1 कर देंगे, प्लस कर देंगे दोनों संख्याओं को, और 7 इनका योगफल बता रखा है, तो p की वैल्यू 3 निकल आती है यहाँ से, और इसमें जो है दहाई का अंक निकालेंगे तो 4 निकल आएगा, यानी कि संख्या जो है 43 है यहाँ पे।
इनका जब गुणनफल करेंगे 4 और 3 का, तो यहाँ पे वैल्यू 12 आ जाती है। 12 का मतलब हो जाता है कि सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं, उन लड़कों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर 360 कुल खिलाड़ी थे, संख्या आपको बताई गई थी, जिसमें से 2/3 लड़कियां थी, तो लड़कियों की वैल्यू 240 आ जाएगी। लड़कों की संख्या यहाँ पे माइनस कर देंगे टोटल में से, तो 120 यहाँ पे लड़कों की संख्या आ जाएगी। जो लड़कियां खिलाड़ी हैं वो 3/4 हैं। 3/4 का मतलब हो जाता है ये 90 हो जाएंगी। और लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब हो जाता है 120 में से हम 90 माइनस कर देंगे, तो टोटल 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो इसमें 30 आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हरीश ने एक स्कूटर 49553 में खरीदा है। उसने 8076 का नगद भुगतान किया है। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में जो है देना चाह है। तो प्रत्येक किस्त कितने राशि की होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जितनी रकम में खरीदा था और जितना पे किया है उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 37 से, तो यहाँ पर उसकी किस्त निकल आएंगी। तो 1121 जो है टोटल किस्त बनती है, 1121 रुपए की किस्त बनती है यहाँ पर। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची है। तो यात्रा में कितना समय लगा है यहाँ पर? तो आप सबसे पहले इसको माइनस कर दीजिएगा। 24 घंटे का ये ड्यूरेशन होता है, जिसमें आप 13:15 जो है माइनस करते हैं, तो 10 घंटे का टाइम लगा है, 10 घंटे 45 मिनट। उसके बाद शनिवार को कितना टाइम लगा है? तो शनिवार को 7.5 घंटा यहाँ पे टाइम लगता है। उसके बाद कुल यात्रा कितनी हुई, तो इसमें प्लस कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो 18 घंटे 15 मिनट टोटल जो है समय लगा है यहाँ पर, जो कि ए ऑप्शन में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, इनमें से किस किस जो है सेकेंडों की संख्या के? तो 15 दिन 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसके आप फैक्टर्स जो है यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये फैक्टर्स जो है आपको इस तरह से मिलेंगे, जिसमें 6 आ जाएगा और 60 यानी कि मिनट और 60 यानी कि सेकंड। तो 6 घंटे में सेकंड की संख्या के बराबर होते हैं ये। 6 आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संतरे के 15 लीटर और 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण को 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग किया में लाया जाता है। शेष को बोतल में भर दिया जाता है, जहां प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या आपको बतानी है। तो इस तरह से आप देखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। टोटल जो जूस है उसको जो है हम निकालेंगे यहाँ पर, तो 35 लीटर टोटल जूस आ जाता है। 35 लीटर का मतलब हो जाता है कि 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस जो है प्रयोग में लाने के बाद में शेष कितना बचा है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। जो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 22 लीटर दो 250 मिलीलीटर। तो 22 लीटर 250 मिलीलीटर टोटल जो है, इसको हम जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 22,250 मिलीलीटर, जिसमें हम बोतलों की संख्या निकालने के लिए जूस की मात्रा, ये जो मात्रा निकली है यहाँ पर 22,250 मिलीलीटर, और इसको जो है डिवाइड कर देते हैं एक बोतल में जूस की मात्रा से। एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाती है 89। 89 जिसका मतलब होता है यहाँ पर बोतलों की संख्या चाहिए होगी। तो इस तरह से यहाँ पर
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि 89 बोतल की संख्या यहाँ पे लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, फल दिए गए हैं खरबूजा, चेरी, अंगूर और सेब। उसमें जो है वैल्यू दी गई है सबकी यहाँ पर रुपये में। और उसके बाद जो है रेशमा 4.5 किलोग्राम खरबूजा खरीदती है, 1 किलो 200 ग्राम जो है चेरी खरीदती है, 250 ग्राम अंगूर खरीदती है, 1 से ही 3/4 किलोग्राम सेब खरीदती थी। उसने जो है 500 का नोट दिया है दुकानदार को, तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो ये क्वांटिटी आपको दे दे रखी है और रेट दे रखा है, तो यहाँ पर आप जो है वैल्यू निकाल लेंगे हर एक फल की। ये जो वैल्यू आएगी उसको आप प्लस कर दीजिएगा, तो ये 337 जो है वैल्यू आ जाती है। 337 जो वैल्यू आ गई इसको 500 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 163 इसकी वैल्यू आ जाती है कि 163 रुपये उसको वापस दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन डी में आ जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर है, तो दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है, तो साबुन की इन टिकियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है? तो यहाँ पर प्रत्येक टिकिए का आयतन यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद प्रत्येक पेटी का आयतन दिया गया है, जिनको आप एक ही यूनिट में कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है प्रत्येक पेटी का आयतन जो है आप डिवाइड कर देंगे प्रत्येक टिकिए के आयतन से, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू 640 वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। तो दो पेटियों में साबुन की कुल संख्या निकालेंगे, तो 640 एक पेटी में साबुन आते हैं, दो में कितने आएंगे यहाँ पर? तो 1280 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। उसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर है। तब आपको ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें आप सॉल्व करिए। पहले वर्ग का जो परिमाप दे रखा है वो 72 दे रखा है, तो 4 इंटू भुजा होता है इसका परिमाप, तो यहाँ पे भुजा आपकी निकल जाएगी 18 सेंटीमीटर की। और आयत की जो चौड़ाई होती है वो यहाँ पे वर्ग की भुजा के बराबर ही बताई गई थी, तो वर्ग की भुजा आधा 1/2 इंटू वर्ग की भुजा के बराबर होती है आयत की चौड़ाई। तो इसको जो है वर्ग की भुजा की वैल्यू रख देंगे, 9 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई आ जाती है। आयत की लंबाई यहाँ पर क्या है? तो 3 गुनी है यहाँ पे, तो 27 सेंटीमीटर आ जाएगी। आयत का परिमाप निकालेंगे, जो कि हो जाता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, जिसमें हम लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर 72 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आ जाएगा। तो आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप है, क्योंकि हमें वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर पहले से ही दिया गया था, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो दोनों ही परिमाप यहाँ पे 72 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे 2005 ग्राम को 2.005 किलोग्राम लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना होता है, जिसमें आपकी किलोग्राम की वैल्यू इस तरह से आ जाती है। ग्राम से जब हम किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 1/1000 से जो है डिवाइड करते हैं, जो है वैल्यू आपकी किलोग्राम में आ जाती है। फिर आपको जो है निकालना है कि किसी घनाभ का आयतन उस जिसकी लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आयत घनाभ का आयतन जो है यहाँ पे
आपको मेज़रमेंट दिया गया था जो कि निकलता है यहाँ पर 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, जिसमें हमको भुजा दे रखी थी 0.3 मीटर। इसका जो है मीटर दे रखी थी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इंटू कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे 27,000 सेंटीमीटर ये भी आ जाता है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बी भी करेक्ट है यहाँ पे। अब बचता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा गया है कि 10 का शतांश 0.1 होता है। 10 का शतांश का मतलब है कि इसको 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, बचा जो है नीचे 10। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हम 0.1 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको 0.1 लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि 55 लीटर 500 मिलीलीटर को हम इस तरह से लिखेंगे, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिखने का तरीका जो है होता है यहाँ पे 55 लीटर और 55 मिलीलीटर का मतलब हो जाता है कि 55 लीटर और मिलीलीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 से जो है इसको डिवाइड करेंगे। 1000 से जब इसको डिवाइड करते हैं हम तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 0.055। इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 55.055 लीटर, जो कि यहाँ पे गलत ऑप्शन लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या फिर दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रतिक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक होता है। तो ये देखिए यहाँ पर दो अंकी जब कोई संख्या होती है उसको गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि गुणन और योग का वितरण किस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। कक्षा कक्ष के अनुभव को माना जाता है, ये तो करेक्ट है। प्रतीकात्मक संकेत को माना जाता है, ये भी करेक्ट है। गणित की संरचना को माना जाता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन लैंगिक भेद जो होते हैं इनको जो है गणित में असफल होने का कारण नहीं माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव के बारे में यहाँ पे है। तो दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो जब भी हम दशमलव के बारे में बात करेंगे, पढ़ाने के बारे में बात करेंगे दशमलव को, तो यहाँ पर ग्राफ पेपर जो है आंसर करेक्ट हो जाता है। ग्राफ पेपर के माध्यम से जो है दशमलव की संकल्पना को पढ़ाया जा सकता है इजिली, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने मैथ्स के जो है 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। थैंक यू एवरीवन।